दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र, आतंकवाद और कट्टरतावाद, कमोवेश यही वो तीन शब्द हैं जो बीते 72 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान गूंजते रहे। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र में भी गूंजे। ये शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सीधी बातचीत में भी उभरे। ये शब्द उपराष्ट्रपति हैरिस से मुलाकात के वक्त भी उभरे और ये शब्द क्वाड की बैठक या फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात के वक्त भी उभरे। दुनिया अफगानिस्तान को लेकर चिंतित है, दुनिया टेररिज्म को लेकर परेशान है, लेकिन फिर वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में दुनिया का कोई देश अफगानिस्तान को लेकर साफगोई के साथ बातों को रखता नहीं है? वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें टेररिज्म को लेकर और टेररिज्म से लाभ उठाने वाली परिस्थितियों का जिक्र भी दुनिया का कोई देश करना नहीं चाहता है? वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें क्वाड की बैठक होती है साउथ चाइना सी और इंडियन पैसिफिक ओशन को लेकर, चीन के विस्तारवाद के सम्मान, ऑस्ट्रेलिया को कहीं आधुनिक तकनीक से लैस करने की परिस्थितियों का जिक्र भी होता है, क्वाड में आपस में टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान का जिक्र भी होता है, लेकिन चीन शब्द साझा बयान से गायब हो जाता है। यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें दुनिया अपने आर्थिक नीतियों के मद्देनजर दुनिया की वैश्विक और दुनिया की कूटनीति को अपने अनुकूल करने की दिशा में बढ़ रही है? और इन तमाम परिस्थितियों में भारत कहां पर खड़ा है? भारत के संबंध अमेरिका के साथ कैसे होंगे? भारत के संबंध चीन के साथ कैसे हो गए हैं? भारत को लेकर रूस की कोई चिंता आने वाले वक्त में होगी या नहीं होगी? जो ऑक्स का समझौता हुआ उसमें भारत क्यों नहीं शामिल हुआ? और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो न्यूक्लियर पनडुब्बी की है, वो ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों दी जा रही है? उस फेरिस्त में जो क्वाड की बैठक हुई और क्वाड के जो दो देश हैं जापान और भारत, उसको क्यों नहीं ऑक्स में रखा गया? मित्र देशों की फेरिस्त में फ्रांस क्यों नाराज है? बीते 72 घंटों का सच यही है कि भारत को अपनी विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति और शायद कूटनीतिज्ञता को लेकर नए तरीके से सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में खुले तौर पर अफगानिस्तान में आतंक की जमीन और आतंकवाद को आश्रय देने की परिस्थितियों का जिक्र कर दिया और उस आतंकवाद को भी कुछ देश कैसे पॉलिटिकल टूल के तौर पर बनाकर मुनाफा कमाएंगे, फायदा बनाना चाहते हैं, उसका भी जिक्र किया गया। किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसके ठीक समानांतर समुद्र में भी जो विस्तारवादी नीति अपनाई जा रही है, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र कर दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत अक्सर कहा जाता है कि खामोशी के साथ अपने फायदे को पहले देखो और उसके बाद संबंधों की दिशा में बढ़ो। तो क्या भारत इससे चूक रहा है या भारत की साफगोई भारत को ही मुश्किल में डाल रही है? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के अक्स तले मौजूदा वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी बहुत यारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके साथ हुआ करती थी और उनकी जो पॉलिसी चीन को लेकर थी, बाइडेन की वो पॉलिसी चीन को लेकर नहीं है। ट्रंप के दौर में भारत और चीन के बीच जो कड़वाहट थी, वो कड़वाहट अभी भी है, लेकिन बाइडेन चीन को लेकर उस टकराव की स्थिति में नहीं है जिस टकराव में ट्रंप थे। ट्रंप से भारत को क्या लाभ मिला? भारत में प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा को ट्रंप ने जरूर मान्यता दे दी और दोनों ने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन क्या भारत के भीतर कोई अमेरिकी कंपनी आ पाई? क्या भारत में कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाया? क्या भारत को अमेरिका के जरिए कोई फाइनेंशियल या सैन्य सहायता मिल पाई? ये सारे सवाल हैं। इसका मतलब है अमेरिका अपने फायदे और उस सत्ता के दौर में अपनी पॉलिसी को देखता है, वो दुनिया के उन देशों को नहीं देखता है जिसके साथ चाहे वो उसकी घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो। इसका ताजा उदाहरण फ्रांस है। फ्रांस मित्र देशों की कतार में अमेरिका के साथ खड़ा रहा, लेकिन जब ऑक्स का जो समझौता हुआ जिसमें न्यूक्लियर पनडुब्बी के इक्विपमेंट्स और उसकी टेक्नोलॉजी भी वो ऑस्ट्रेलिया को देगा, उसमें फ्रांस को घाटा हुआ और फ्रांस के सामने मुश्किल यह है कि वह भी समझता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ यह समझौता होता तो कॉम्पिटिटिवली बेटर होता, लेकिन भारत और जापान से हटकर ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता करना
और भारत जब इस पूरे इलाके में, जहां पर चीन एक तरफ है, रशिया एक तरफ है, अफगानिस्तान का इलाका यहीं पर है, पाकिस्तान जिस टेररिज्म से लाभ उठा रहा है, जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने उंगलियां उठाई, दिशा दिखाई उस टेररिज्म को लेकर, उससे भी भारत ही प्रभावित हो रहा है। लेकिन भारत इन परिस्थितियों में कहां खड़ा है? शायद भारत की अपनी नीतियों को लेकर अब मंथन का दौर भी है, शायद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझने का दौर भी है। और इन 72 घंटों में जो कुछ जिस तर्ज पर हो रहा है, हमें लगता है परत दर परत आज समझने की कोशिश जरूर कीजिए। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भाषण दे रहे थे, उस भाषण को मौका मिले तो यूट्यूब पर ही सुन लीजिए। उस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर कहा था, अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन यह भी दिखलाता है कि अफगान जनता की शांति की कामना हिंसा पर विजय अवश्य पाएगी। 7 बरस पहले संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इन शब्दों को इसलिए कहा था क्योंकि अमेरिका वहां पर अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी की स्थापना कर देगा, यह सोच भारत के भीतर थी। भारत आर्थिक तौर पर अफगानिस्तान को मदद भी कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहा था और अरबों रुपया भारत ने खपा भी दिया। लेकिन 2014 के बाद 2021 में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का भाषण इस बात की दिशा में लेता है कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंकवाद फैलाने का काम चल रहा है। नाजुक स्थितियां हैं ये दुनिया भर के लिए, और इस नाजुक स्थितियों का भी इस्तेमाल कोई देश ना करे, इसको लेकर दुनिया को चिंतित होना चाहिए। यानी इस टेररिज्म का लाभ भी कुछ देश उठाना चाहते हैं। तो 7 बरस के भीतर जो एक तरफ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक राजनीतिक परिवर्तन की परिस्थिति 2014 में देखी जा रही थी, 2021 में वह जमीन टेररिज्म से ओतप्रोत है। और शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को लेकर भी सवाल उठाए, चाहे वो क्लाइमेट का मुद्दा हो, चाहे वह कोविड का ही मुद्दा क्यों ना हो। कोविड से समूची दुनिया प्रभावित थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा था, इस बात का जिक्र 2020 यानी पिछले बरस भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और इसके अलावे ध्यान दीजिए तो जो प्रॉक्सी वार दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहा है या फिर खुले तौर पर चल रहा है, उस पर यूनाइटेड नेशन क्या करता है। टेररिज्म को लेकर कोई परिभाषा यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं गढ़ पाया है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर साफगोई के साथ क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन कोई स्थिति को ला पा रहा है। और ईज ऑफ बिजनेस जिसको कहते हैं, और उसमें खास तौर पर यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि समुद्र का इलाका जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सड़क है, वहां पर भी अगर विस्तारवादी नीति, क्योंकि वह तो साझी विरासत होती है दो देशों की, भारत अपनी परिस्थितियों को भी देख रहा है और यह भी देख रहा है कि समुद्र के भीतर जो बैलेंस बनाने की स्थिति अमेरिका कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता कर रहा है, भारत के साथ नहीं कर रहा है। यानी इन परिस्थितियों को प्रधानमंत्री समझ जरूर रहे हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के अक्स तले हमें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर जब इन सवालों को उठाया गया तो एक बात और समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब भाषण दिया तो अपनी उपलब्धियों का जिक्र भी किया। अपनी उपलब्धि उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है। और मौजूदा वक्त में भारत का सबसे बड़ा संकट यही है कि भारत की विदेश नीति और भारत की रक्षा नीति भी भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। इसीलिए स्ट्रेटजिकली अमेरिका के साथ जो भारत की दोस्ती शिफ्ट हुई, रशिया से निकलकर हुई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खत्म कर हुई, सार्क देशों की बैठकों को हाशिए पर ढकेल कर हुई, इन परिस्थितियों में भारत दोबारा क्या उन परिस्थिति में अपने नई स्ट्रेटजी के साथ, नए संबंधों के साथ लौट सकता है? यह एक सवाल है, क्योंकि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोकप्रियता हासिल की है, और उसको अगर ध्यान दीजिएगा तो अमेरिका के साथ खड़ा होना भी भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गई। चीन का विरोध भी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गई। रशिया के साथ चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति भी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गई। तो ऐसे में यह समझने की अब कहीं ज्यादा जरूरत है कि अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है, रशिया को भारत की कितनी जरूरत है। सारे देश अपनी अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं। रशिया भी अपने मुनाफे की एवज में चीन के साथ जा सकता है, कभी भारत के साथ आ सकता है। चीन और रशिया अगर एक साथ हो गए तो अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी होगी। उसकी जो दुनिया की दादागिरी है वह खत्म हो जाएगी। ट्रंप भी इसको समझते थे, और शायद ध्यान दीजिए तो स्ट्रेटेजिकली पार्टनर
ट्रंप ने मोदी को इसीलिए बनाया था या भारत को इसीलिए बनाया था कि इस पूरे इलाके में भारत ही वो देश है जो चेक एंड बैलेंस करने की परिस्थिति में होगा। यह जब हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठता है और अफगानिस्तान के साथ भारत के भीतर लोकल पॉलिटिक्स का मुद्दा भी प्रधानमंत्री उसी मंच से उठाते हैं। आज का भाषण जिसमें जिक्र इस बात का था कि भारत के भीतर में क्या क्या सफलता मिली है, उसमें जनधन का जिक्र था, उसमें बीमा कवच का जिक्र था, उसमें मुफ्त इलाज का जिक्र था, उसमें 3 करोड़ पक्के घरों का जिक्र था, उसमें पीने से पानी दिलाने का जिक्र था। ये सारी उपलब्धियां, उसमें डिजिटल इंडिया का जिक्र था। तो हमें लगता है कि 2020 का यानी पिछले बरस का भी भाषण सुनेंगे तो जनधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 40 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ दिया गया। इस बार उन्होंने जिक्र किया 43 करोड़। पिछली बार शौचालयों का जिक्र था कि 60 करोड़ लोग शौचालयों से जुड़ चुके हैं। इस बार हालांकि शौचालय का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मुफ्त इलाज का जिक्र जरूर हुआ। इस बार भी 50 करोड़, पिछले बार भी 50 करोड़। डिजिटल इंडिया का जिक्र इस बार भी था, पिछली बार भी था। पिछली बार इस बात का भी जिक्र था कि पीने का पानी 15 करोड़, इस बार भी इस बात का जिक्र था कि पानी का 17 करोड़ लोगों से नल से जल हिस्सा जुड़ गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जब आप इंटरनल पॉलिटिकल परिस्थितियों को रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को भी रखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नीति भी किस तरीके से भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर चलती है, यही वो परिस्थिति है जिसमें भारत उलझ गया है। और जब अमेरिका चीन के साथ अब उस टकराव से बचना चाहता है और बाइडेन की नीति बतलाती है कि वह ट्रंप की तर्ज पे टकराव नहीं लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो हुआ उसमें भी वह अपने प्रोसेस को देख रहे थे। तो यह एक चैप्टर है जिसमें भारत को समझना होगा। दूसरी परिस्थिति जो इस 72 घंटों में डेमोक्रेसी की रहेंगी, वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी का जिक्र बाइडेन ने जब कहा तो उन्होंने टॉलरेंस का जिक्र किया। यानी ट्रंप मोदी की विचारधारा को मान्यता दे रहे थे, बाइडेन नहीं दे रहे हैं। और बाइडेन ने जब इस बात का जिक्र किया कि गांधी की महत्ता और गांधी के सहिष्णुता यानी टॉलरेंस को समझना होगा, तो खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर गांधी को पृथ्वी के संरक्षण के विचार से जोड़ने की कोशिश की। और इसके ठीक समानांतर जब वहां के उपराष्ट्रपति हैरिस से जब मुलाकात हुई तो यह भी समझिए कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र का खतरा मंडरा रहा है और यह जरूरी है कि हम अपने देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा करें। ध्यान दीजिए, ओबामा जिस समय राष्ट्रपति थे, ओबामा कमोवेश इन्हीं बातों का जिक्र मोदी काल में उस वक्त भी कर रहे थे। और भारत के भीतर की डेमोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय मंच को प्रभावित करती है। दुनिया के भीतर में भारत की विदेश नीति भारत की राजनीति को प्रभावित करती है। यह इससे पहले हुआ नहीं था जो इस वक्त नजर आता है, जो हो रहा है। तो क्या लोकतंत्र को लेकर जब वो हैरिस से मुलाकात करते हैं या अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, तो भारत के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर अमेरिका की मौजूदा सत्ता के सामने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर कुछ सवाल है, यकीनन है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने संवाद में किया। इस बात का जिक्र किया भारत और अमेरिका के लिए अनिवार्य है कि वह अपने अपने देशों में लोकतंत्र को मजबूत करें और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करें। इस जिक्र में कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज का भी जिक्र आया है इस बहस और बातचीत में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ बातचीत हो रही थी। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी समझने की कोशिश कीजिए। भारत के ऊपर जब चीन भारत की सीमा पर लद्दाख में आकर खड़ा हो गया तो प्रधानमंत्री ने चीन की विस्तारवादी नीति का जिक्र किया। चीन शब्द से वह बोलने से बचे थे। और कमोवेश क्वाड की बैठक में भी जब जिक्र इस बात का हो रहा था कि साउथ चाइना सी में किस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति प्रभावित कर रही है उन देशों को जो कि समुद्री सीमा से लगते हैं, लेकिन साझा बयान में अमेरिका ने चीन शब्द गायब कर दिया। हर कोई अगर अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी परिस्थिति को देख रहा है तो भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति किन परिस्थितियों को देखेगी, यह एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अगर इंटरनल पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी दोनों मिक्सअप हो जाएगी तो दुनिया में विदेश नीति भारत की जो होगी उसमें बातचीत के दौर में भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी वह उठाने से नहीं चूकेंगे। जो नहीं चूके, चाहे वो बाइडेन हो चाहे वो हैरिस हो, वो दोनों नहीं चूके। उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी का जिक्र किया।
और शायद भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में हर किसी का कहना बहुत साफ है कि आप जो कहेंगे हम साथ खड़े हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन दूसरी तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, भारत के भीतर भी यह अंदेशा लगातार उठाया जाता है कि भारत अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितने मजबूती और पुख्ता तरीके से करते हुए अपने लिए नई स्ट्रेटजी बनाने की दिशा में कब बढ़ेगा। क्योंकि अगर अमेरिका बढ़ चुका है, रशिया बढ़ चुका है, चाइना बढ़ चुका है, फ्रांस बढ़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया बढ़ चुका है, जापान बढ़ चुका है, तो भारत क्यों नहीं। और भारत जब यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता को लेकर पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में भी यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता को लेकर यही सवाल किया था कि जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब 51 देश थे, आज की तारीख में 193 देश हैं। उस समय की जो जरूरत थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, आज की जो परिस्थिति है, दोनों में एक जबरदस्त अंतर आ चुका है। और आज भी भारत यही कह रहा है, यानी बीते 7 वर्ष से यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। लेकिन उस मंच को लेकर दुनिया की नजरें रहती हैं और उसी मंच पर दुनिया का कोई देश अफगानिस्तान और टेररिज्म और पाकिस्तान और चाइना को लेकर नहीं कहता है जो भारत कह देता है। तो क्या भारत की कूटनीति और भारत की अंतर्राष्ट्रीय वैदेशिक नीति में कोई परिवर्तन की जरूरत है, या फिर स्ट्रेटजिकली भारत जिन परिस्थिति में बढ़ रहा है उसमें वह अब पूरी तरीके से अमेरिका पर आश्रित हो गया है, या फिर आने वाले वक्त में चाइना के साथ स्ट्रेटजिकली चीजों को चलाना होगा। क्योंकि चाइना के प्रभाव में श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान तो पूरे तरीके से है, नेपाल भी है, मालदीव भी है। आर्थिक तौर पर इनसे जो संबंध है और भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं, अब यह भी सार्क की बैठक जब से खत्म हुई है उसके बाद से चीजें सामने आ गई है। तो क्या ये 72 घंटे भारत की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर सोचने का वक्त है? और भारत दुनिया के मानचित्र पर जो अपनी ताकत का एहसास अपनी जनसंख्या से कराता है, क्या वो अपनी इकोनॉमी से करा सकता है? क्या वो स्ट्रेटजिकली चीन और रशिया को समझा सकता है कि उसकी अपनी मौजूदगी उन दोनों देशों के लिए किस लिए लाभदायक है, और भारत एक नई स्ट्रेटजी बनाकर दुनिया के सामने कूटनीतिक तरीके से एक दुनिया पर दबाव भी बनाने की परिस्थिति में आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि भारत एक मजबूत देश है। लेकिन सवाल है कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स और विदेश नीति, रक्षा नीति अगर तीनों में घालमेल हो जाएगा तो फिर सवाल बार बार यही होगा कि भारत इस रूप में है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम इस रूप में देखते हैं। और नरेंद्र मोदी भी अपने तौर पर भारत के प्रधानमंत्री में अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को जिस रूप में देखते हैं, वो अगर समूची दुनिया को उस दिशा में एक साथ शामिल कर लेते हैं तो उसी का ये हर्ष है कि पठानकोट में ISI भी आ जाता है। उसी का ये हर्ष है चीनी राष्ट्रपति से जब यारी होती है तो वह गुजरात भी चले जाते हैं। और उसी का ये हर्ष है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने सीधे वो लाहौर भी पहुंच जाते हैं। और उसके आज की तारीख में इन तीनों परिस्थितियों से अलग भारत खड़ा है। ये सोचने की जरूरत है और ये 72 घंटे शायद इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।